हेलो नमस्कार दोस्तों, बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं विनोद कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आपके सामने एक और ज्योग्राफी की क्लास लेके। दोस्तों, हमारे भारत के भूगोल में हमने अव्वातंत्र से संबंधित चैप्टर की चर्चा की थी। दोस्तों, इस अव्वातंत्र के टॉपिक में सामान्य जानकारी से संबंधित हम सारी चर्चाएं एक क्लास में कर चुके हैं। अगर क्लास में नए हो तो पिछली क्लास को जरूर देखें और इस क्लास में मेरे साथ बने रहें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। दोस्तों, भारत में अव्वातंत्र में हम चर्चा करेंगे हिमालय अव्वातंत्र की नदियों। दोस्तों, हिमालय अव्वातंत्र की नदियों को तीन भागों में बांटा गया है। तीन नदियां प्रमुख रूप से हिमालय तंत्र से निकलती हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं तीनों नदियों की तो सिंधु नदी एक नंबर पे, सिंधु नदी दूसरे नंबर पे गंगा प्रमुख रूप से, और तीसरे नंबर पर ब्रह्मपुत्र नदी का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, हम एक एक नदी के साथ इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा दे दोस्तों सिंधु नदी की, और एक नंबर पे आप हेडिंग डाल दे दोस्तों सिंधु नदी। दोस्तों, सिंधु नदी की चर्चा करने से पहले आपको बता दूं कि जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इसका जो उद्गम हुआ है प्राचीन काल में जो शिवालिक नदी थी उसी से हुआ है। तो जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी के उद्गम से लेके और किस प्रकार से ये पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में चली जाती है, इन सभी की हम चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ आप सभी एक आउटडोर बनाए दोस्तों, एक मैप तैयार करें भारत का, और उसी में हम इससे संबंधित पहले इसकी चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा बड़ा पार्ट बना रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। बस इतने ही पार्ट की जरूरत है दोस्तों। इस क्षेत्र पर इस जगह को दे रखा है तिब्बत, जो कि चीन के अधिकार में आता है। तिब्बत के क्षेत्र में एक झील पड़ती है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, इस मानसरोवर झील में एक हिमनद है। इस मानसरोवर झील के पास ही एक हिमनद है जिसका नाम है बोखरचू हिमनद। दोस्तों, इसी बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है, और सिंधु नदी तिब्बत से निकलते हुए भारत में जास्पर और लद्दाख श्रेणियों के बीच से बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान में जाने के बाद में अंत में अरब सागर में जाकर अपना जल गिरा देती है। दोस्तों, सिंधु नदी की अगर मैं चर्चा करूं तो सिंधु नदी भारत में मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो बड़ा अव्वातंत्र की नदी है। सिंधु नदी का उद्गम बोखरचू हिमनद मानसरोवर से होता है। दोस्तों, इसकी अगर सहायक नदियों की बात की जाए तो दोस्तों, इसकी जो दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां हैं उनमें एक प्रमुख नदी है काबुल नदी। काबुल नदी का उद्गम दोस्तों सुलेमान पर्वत श्रृंखला से होता है। सुलेमान पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान से इसका उद्गम होता है, और दोस्तों ये किस में आके मिल जाती है तो मैं बात करूं सिंधु में। दोस्तों, सिंधु की अन्य जो दाएं तरफ से अन्य सहायक नदियां हैं उनमें मैं आपसे बात करूं तो खुर्रम है, खुर्रम, तोची, संगर, ये अन्य सहायक नदियां हैं। दोस्तों, इसी सिंधु नदी के बाएं तट से मुख्य रूप से इसमें 5 नदियां आके मिलती है। दाईं ओर से आने वाली नदियों की हम चर्चा केवल सहायक नदी के रूप में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भारत में नहीं पड़ती। हमें भारत की नदियां पढ़नी है। भारत के अव्वातंत्र में हम सिंधु की उन 5 नदियों को पढ़ेंगे जो भारत से होके बहती है। बात करूं तो उन 5 नदियों की, तो सबसे पहले एक नदी श्रीनगर में कश्मीर घाटी से बहते हुए एक नदी आती है, और उस नदी को नाम दिया जाता है दोस्तों झेलम नदी।
बैरीनाग हिमनद से निकलती है दोस्तों, और कश्मीर में बहते हुए बुलर झील और श्रीनगर और बुलर झील दोनों से बहते हुए निकल जाती है। बात करूं अगली नदी की, तो एक नदी दोस्तों तिब्बत के क्षेत्र से ही आती है, दो धाराओं के रूप में, और इस नदी को नाम दिया जाता है, एक धारा का नाम है चंद्र और एक धारा को कहा जाता है भागा। दोनों धाराओं के मिलने के बाद इस नदी का नाम पड़ जाता है दोस्तों चेनाब नदी। क्या नाम पड़ जाता है दोस्तों? चेनाब। एक नंबर पे हमने झेलम की बात की, दो नंबर पे हमने चेनाब नदी की बात करी। तीसरे नंबर पर अगर बात करूं दोस्तों, तो एक नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है और निकलकर चेनाब में मिल जाती है, और इस नदी को नाम दिया जाता है दोस्तों रावी नदी। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? रावी नदी। तीसरे नंबर पर हमने बात की रावी नदी की, जो कि मैं बात करूं तो कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। चौथे नंबर पर अगर बात करूं तो एक नदी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, और हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद में सतलज में जाके मिल जाती है, और इस नदी का नाम है दोस्तों ब्यास नदी। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही सतलज नदी का उद्गम होता है, और सतलज नदी दोस्तों हिमाचल प्रदेश से बहते हुए पंजाब और पंजाब के बाद में पंजाब और पंजाब के बाद में पाकिस्तान में जाकर और किस में मिल जाती है दोस्तों? तो सिंधु नदी में। और इसी सतलज नदी के साथ कौन सी नदियां मिलकर बहती हैं? तो झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास नदी। दोस्तों ब्यास नदी जिस स्थान पर आकर सतलज से मिलती है उस स्थान का नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज। इस हरिके बैराज में सतलज और ब्यास नदी दोनों आपस में मिल जाती है। दोस्तों इसी नदी पर हिमाचल प्रदेश में भाखला नांगल बांध परियोजना बनी हुई है। भाखला नांगल बांध परियोजना बनी हुई है दोस्तों। भाखला नांगल बांध परियोजना की अगर बात करूं तो कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। ये कौन सी नदी है? सतलज। ब्यास नदी का अगर मैं उद्गम की बात करूं दोस्तों तो व्यास कुंड से होता है। मुख्य रूप से बाईं ओर से सिंधु नदी में मिलने वाली हमने 5 सहायक नदियों की चर्चा की दोस्तों। उन 5 सहायक नदियों में हमने सबसे पहले चर्चा की किसकी? तो मैं बात करूं तो झेलम नदी की। दूसरे नंबर पर हमने बात की किसकी? तो चेनाब की। तीसरे नंबर पर रावी। चौथे पे हमने बात की व्यास, और पांचवें नंबर पर हमने चर्चा की किसकी? सतलज नदी की। दोस्तों आप इस मैप को ऐसे कैसे बना ले ताकि आने वाले समय में अगर आप नदियों से संबंधित चर्चाएं, आप नदियों से संबंधित कोई भी टॉपिक पढ़ो और आपको वहां पे सिंधु, झेलम, चेनाब इनकी सहायक नदियों को देखना हो तो आसानी से आप इसमें देख के और समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और चर्चा करते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो सबसे पहले अपने नोट्स में आप लिखेंगे उद्गम। सिंधु नदी के अगर उद्गम की बात करूं तो उद्गम कहां से होता है दोस्तों? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू हिमनद से होता है। दूसरे नंबर पर चर्चा करें कुल लंबाई। अगर कुल लंबाई की बात की जाए दोस्तों तो 2880 किलोमीटर कुल लंबाई इस नदी की है दोस्तों। बात की जाए बोखरचू हिमनद से लेके और अरब सागर तक इस नदी की लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर। दोस्तों भारत में अगर बात की जाए लंबाई की, भारत में लंबाई दोस्तों भारत में 1114 किलोमीटर
कुल 1114 किलोमीटर ये नदी भारत में बहती है। आगे अगर चर्चा करूं दोस्तों क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल अवतंत्र या मैं बात करूं अवतंत्र या फिर अववा क्षेत्रफल कितना है बेसिन, तो दोस्तों लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। भारत में क्षेत्रफल अगर बात की जाए, भारत में ये तो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों, भारत में लगभग 3,21,279 किलोमीटर, सॉरी 3,21,289 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली है। दोस्तों आगे चर्चा करें, दोस्तों इसी की सिंधु नदी की, तो एक इंपॉर्टेंट दोस्तों स्टार लगा के लिख ले, सिंधु जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता भारत व पाक के बीच कब होता है दोस्तों, तो 1960 को। इस समझौते की जो मुख्य शर्त जो थी दोस्तों, वो थी 20% इस नदी क्षेत्र का जो जल है, 20% जल का उपयोग तो भारत करेगा, वह 80% जल का उपयोग पाक करेगा। दोस्तों हमने बात की सिंधु जल समझौते की, सिंधु नदी जल जो समझौता है भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में होता है। 1960 में जब ये समझौता होता है तो इसमें मुख्य जो शर्त रखी जाती है दोस्तों, इस समझौते की जो मुख्य बात होती है वो ये होती है कि इस नदी का जो कुल जल है उसका 20% जल का उपयोग भारत कर सकता है, बाकी जो बचा हुआ शेष 80% है उसका उपयोग पाकिस्तान करेगा। आगे चर्चा करूं दोस्तों इसी से संबंधित, अगर बात करें सहायक नदियों की, सहायक नदियां, इसमें दोस्तों लिखें दाईं ओर से काबुल नदी, कोमा खुर्रम, कोमा तोची, कोमा संगर, कोमा गोमल, नदियां, गोमल नदियां, उद्गम भी लिख दे दोस्तों कोष्टक में सुलेमान। सभी नदियां कहां से निकलती है, तो सुलेमान पर्वत श्रृंखला से। बाईं ओर से लिखे दोस्तों, इसी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, तो इसमें आप लिख दे दोस्तों पंचनद, और पंचनद किसे कहते हैं, तो इसमें 5 नदियां आती है दोस्तों, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास व सतलज।
आदि 5 नदियां किधर से मिलती है, तो बाईं ओर से। दोस्तों इन पंचनद में जो 5 नदियां हैं, हम इनमें एक एक की बात करेंगे। तो आगे आप हेडिंग लगा दे 1 नंबर पे दोस्तों, झेलम नदी। सिंधु नदी के अंदर 1 नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों, झेलम नदी। एक नंबर पे आप लिख दे दोस्तों इसमें झेलम नदी। अगर उद्गम की बात करें दोस्तों, उद्गम, तो उद्गम होता है दोस्तों वेरीनाग, हिमनद, सॉरी वेरीनाग झरना, वेरीनाग झरना, कश्मीर घाटी। आगे चर्चा करूं दोस्तों सिंधु की, सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है श्रीनगर, श्रीनगर व बुलर झील से बहती है। चेनाब, चेनाब में मिल जाती है। दोस्तों बात करें सिंधु की सहायक नदियों में अगर झेलम नदी की, तो झेलम नदी का जो उद्गम है बैरीनाग झरना, बैरीनाग झरना कश्मीर घाटी से होता है दोस्तों। ये नदी अगर बात करें इस नदी की, तो दोस्तों ये नदी आगे जाके चेनाब में मिल जाती है, और उसमें मिलने से पहले यह नदी श्रीनगर और बुलर झील से बहती है। दोस्तों श्रीनगर, अगर क्वेश्चन आता है कि श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे पे है, तो बात करें तो कौन सी नदी के किनारे पे है, झेलम नदी के किनारे पे। दूसरे नंबर पर चर्चा करेंगे दोस्तों दूसरी नदी की, और 2 नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों चेनाब, चेनाब नदी। दो नंबर पर हेडिंग लगा दे दोस्तों चेनाब नदी। चेनाब नदी, चेनाब नदी के अगर उद्गम की बात करें दोस्तों, उद्गम, तो चंद्र व भागा नामक 2 धाराओं से, धाराओं से होता है। तोची नामक स्थान पर, तोची, तोची नामक स्थान पर, तोची नामक स्थान पर दोस्तों, ये तोची नहीं है, तांडी है, तांडी, तांडी नामक स्थान पर चंद्र व भागा के मिलने के बाद, मिलने से चेनाब नाम, चेनाब नाम पढ़ाया, चेनाब नाम से पुकारी जाती है। आगे बात करें दोस्तों, अगली हेडिंग लगाए दोस्तों 3 नंबर पे जो नदी है रावी नदी, और बात करेंगे 3 नंबर पे दोस्तों रावी नदी की। दोस्तों
चेनाब नदी में एक लाइन और जोड़ दे दोस्तों, और वो एक लाइन और ऐड करे दोस्तों चेनाब में। चेनाब नदी, चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी सहायक नदी है। लगभग, ये जो लाइन लिखवा रहा हूं दोस्तों, ये चेनाब नदी की लगभग 1180 किलोमीटर बहती है। अब हेडिंग लगाए दोस्तों 3 नंबर पे रावी नदी का। 3 नंबर पे हेडिंग लगाए दोस्तों रावी नदी। अगर रावी नदी की बात की जाए दोस्तों, अगर उद्गम की बात करें दोस्तों, उद्गम, तो उद्गम में लिखे दोस्तों रोहतांग, रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश, एच, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। आगे चर्चा करूं, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से उद्गम होता है रावी नदी का। जो जो चंबा घाटी से बहती, चंबा घाटी से बहती है। आगे चर्चा करें अगर दोस्तों रावी नदी की, रावी नदी के बाद में चौथे नंबर पर हेडिंग लाए दोस्तों व्यास नदी। 4 नंबर पर व्यास नदी। व्यास नदी की अगर बात की जाए दोस्तों उद्गम की, तो व्यास कुंड से, व्यास कुंड से रोहतांग दर्रे के पास, कोष्टक में लिखते हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हरिके के पास, हरिके में सतलज में मिल जाती, सतलज में मिल जाती है। इसके बाद में अगर चर्चा करें दोस्तों 5 नंबर पे सतलज नदी, सतलज नदी। दोस्तों उद्गम की अगर बात की जाए, उद्गम की अगर बात की जाए सतलज नदी के अगर उद्गम की बात करूं दोस्तों, तो तिब्बत में, तिब्बत में राक्षस ताल से, राक्षस ताल से होता है। आगे लिखे दोस्तों इस नदी पर, इस नदी पर, इस नदी पर हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा, भाखड़ा नांगल, इसको भाखड़ा भी लिख देते हैं दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, बांध परियोजना बनी है। सिंधु की, सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी, सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी
जो जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो भारत से बहते हुए पाक में पाकिस्तान में सिंधु से जा मिलती, सिंधु से जा मिलती। तो दोस्तों, ये थी हमारी सिंधु नदी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा दूं। सिंधु नदी का जो उद्गम है पोकरचू हिमनद तिब्बत से होता है, मानसरोवर झील के पास, और यह नदी भारत में कश्मीर से बहते हुए और पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में जाने के बाद ये नदी पाकिस्तान से बहते हुए अरब सागर में जाके अपना जल गिरा देती है। इसकी दाहिनी ओर से इसमें मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियों में हमने चर्चा की, काबुल नदी, खुर्रम नदी, तोची नदी जैसी महत्वपूर्ण नदियों। अगर बात करूं इसी नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की, तो उसमें हमने पंच नदी की चर्चा की दोस्तों, जिसमें हमने भारत की प्रमुख 5 नदियों की चर्चा की जो भारत से बहती है, जिसमें हमने झेलम की बात की। और झेलम नदी के उद्गम की अगर बात की जाए तो बैरीनाग झरने से झेलम नदी का उद्गम होता है। दूसरे नंबर पर हमने चर्चा की दोस्तों चेनाब नदी की, जो 2 धाराओं के रूप में चंद्र और भागा के रूप में निकलती है और तांडी नामक स्थान पर मिलने के बाद में चेनाब नदी के नाम से जानी जाती है, और आगे जाके किसमें मिल जाती है, तो चेनाब नदी रावी में जाके मिल जाती है। आगे बात करूं अगर दोस्तों 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे हमने बात की थी रावी नदी की, जो कि रोहतांग दर्रे से निकलती है और किसमें जाके मिल जाती है, तो आगे जाके ये भी चेनाब नदी के साथ में मिलके और आगे बढ़ती है। बात करूं दोस्तों 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे हमने बात की थी व्यास नदी की, और व्यास नदी का उद्गम जो है व्यासकुंड से होता है, रोहतांग दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश से। ये नदी हरिके में जाके और किस में मिल जाती है, तो सतलज नदी में जाके मिल जाती है। 5 नंबर पर हमने महत्वपूर्ण जो नदी है सतलज नदी, उसकी चर्चा की दोस्तों, जिसका उद्गम तिब्बत के राक्षस ताल से होता है, और ये नदी भी आगे जाके भारत में बहती हुई भारत से और किस में जाके मिल जाती है, तो सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। दोस्तों, सतलज नदी पर एक महत्वपूर्ण बांध परियोजना बनी हुई है, और उस बांध परियोजना का नाम है दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। तो दोस्तों, ये थी हमारी सिंधु नदी से संबंधित चर्चा। अगली हेडिंग लगाए दोस्तों गंगा नदी तत्व। गंगा नदी अगली हेडिंग लगाए दोस्तों 2 नंबर पे गंगा नदी। ये जो अभी हमने चर्चा की दोस्तों, ये हमने चर्चा की किसकी, सिंधु नदी की। अब चर्चा करेंगे दोस्तों गंगा नदी की। गंगा नदी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये भारत की प्रमुख महत्वपूर्ण नदी है। 2 नंबर पे दोस्तों हेडिंग लगा दे गंगा नदी, जो भारत की पवित्र एवं मैं कहूं तो सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। गंगा नदी के बारे में अगर बात करूं दोस्तों, भारत के मैप में गंगा नदी का जो उद्गम है उत्तराखंड में एक हिमनद पड़ता है, और उस हिमनद का नाम है दोस्तों गंगोत्री। इस गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है, और उस नदी को नाम दिया जाता है दोस्तों भागीरथी। भागीरथी नदी का उद्गम कहां से है दोस्तों, तो गंगोत्री हिमनद से, और ये कहां पड़ता है दोस्तों, उत्तराखंड में। और भागीरथी के नाम से ये नदी एक स्थान पड़ता है देवप्रयाग। यहां तक इसका नाम क्या रहता है दोस्तों, तो भागीरथी। ऊपर की साइड से उत्तर दिशा से एक धारा और निकल के आती है दोस्तों, और उस नदी का नाम है दोस्तों, अगर बात करें कहां से निकलती है, तो उत्तराखंड में ही संतोपथ हिमनद से, संतोपथ हिमनद से। संतोपथ हिमनद से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है दोस्तों अलकनंदा। अलकनंदा अलकनंदा नदी संतोपथ से निकलने के बाद देवप्रयाग में आके किससे मिल जाती है, तो भागीरथी से। भागीरथी से मिलने के बाद में दोस्तों इस नदी का आगे जाके इसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों,
तो इस नदी का नाम पड़ जाता है गंगा नदी। देवप्रयाग से पहले भागीरथी नदी, गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी के नाम से। लेकिन इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी जो अलकनंदा के नाम से जानी जाती है, देवप्रयाग में मिलने के बाद इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है? तो गंगा नदी पड़ जाता है। यहां तक की बात समझ में आई? तो आगे चर्चा करें दोस्तों। आगे चर्चा करूं गंगा नदी से संबंधित, तो गंगा नदी बात करें उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, बिहार के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद में बांग्लादेश में चली जाती। बांग्लादेश में जाने के बाद अंत में ही बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल गिरा देती। बंगाल की खाड़ी में क्या गिराती है? जल गिराती। दोस्तों बांग्लादेश में इस नदी के दो भाग हो जाते हैं। एक पार्ट को नाम दिया जाता है दोस्तों भागीरथी, वापस से वही नाम जो यहां पे था भागीरथी, या इसी को नाम दे रखा है दोस्तों भागीरथी, या फिर इसी को नाम दे रखा है दोस्तों हुगली, हुगली नदी। इस नदी के अंदर दोस्तों एक सहायक नदी आकर मिलती है इधर से, और इस नदी का नाम है दोस्तों दामोदर नदी, दामोदर नदी। दोस्तों इसकी जो पूर्व की ओर की जो धारा है उसको नाम दिया जाता है पद्मा। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? तो बांग्लादेश में उसे कहते हैं पद्मा। आगे चर्चा करेंगे दोस्तों, उससे पहले आप इसमें वापस से इन चीजों को समझिए। गंगा नदी का जो उद्गम है गंगोत्री उत्तराखंड से होता है, जहां पे इसका नाम भागीरथी होता है। आगे यह नदी बहते हुए उत्तराखंड में देवप्रयाग में जाके अलकनंदा से मिल जाती है। जब इसमें अलकनंदा आकर मिलती है तो इस नदी का नाम आगे क्या पड़ जाता है? गंगा नदी। इसके बाद अगर बात करूं तो ये आगे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, जहां जाके इसका नाम क्या कर दिया जाता है? तो पद्मा। अगर बात करें आगे दोस्तों इसी नदी की, तो लगभग इस नदी की अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है, कुल अगर लंबाई की बात करें। और जिसमें से भारत में अगर बात करें दोस्तों, भारत में लंबाई की, तो भारत में लगभग 2071 किलोमीटर लंबी बहती है। कितने क्षेत्र पे बहती है दोस्तों? कितने किलोमीटर लंबी बहती है? तो 2071 किलोमीटर। दोस्तों अलकनंदा नदी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस नदी के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रयाग बनते हैं दोस्तों। जैसे अगर बात करूं देव प्रयाग, वैसे ही 4 प्रयाग अलकनंदा नदी अपनी सहायक नदियों के साथ बनाती है। उन प्रयागों की भी दोस्तों हम यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें, तो अलकनंदा नदी में एक नदी आके मिलती है इधर से, और उस नदी का नाम है दोस्तों धौली गंगा, धौली गंगा। धौली गंगा नदी जहां पे आके मिलती है, उस स्थान पर दोस्तों जहां पे धौली गंगा आकर मिलती है, उस स्थान पर जो प्रयाग बनता है उसे नाम दिया जाता है दोस्तों विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। इसी के नीचे एक और दक्षिण की ओर आकर, इसके दक्षिण में एक नदी और आके मिलती है दोस्तों, और उस नदी का नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी। जिस स्थान पर नंदाकिनी नदी आकर मिलती है दोस्तों, जिस स्थान पर नंदाकिनी नदी आकर मिलती है दोस्तों, उस स्थान पर जो प्रयाग बनता है उसे नाम दिया जाता है दोस्तों नंद प्रयाग। इसी के दक्षिण में एक और नदी आकर मिलती है दोस्तों इसमें, और उस नदी का नाम है दोस्तों पिंडार। और जिस स्थान पर पिंडार मिलती है उस स्थान का नाम दोस्तों दे रखा है कर्णप्रयाग। किस नाम से जानते हैं हम उस स्थान को? कर्णप्रयाग। तो हमने 1 नंबर पर बात की विष्णु प्रयाग की, 2 नंबर पे बात की हमने दोस्तों नंद प्रयाग, 3 नंबर पे बात की दोस्तों हमने तो कर्णप्रयाग की। इस नदी की इस साइड से एक नदी और आकर मिलती है दोस्तों इसमें, और ये जो नदी जहां पर इसमें आके मिलती है, पहली बात तो इस नदी का नाम है दोस्तों, इसे काली गंगा भी कहते हैं, काली गंगा। इसका जो नाम है दोस्तों वो है मंदाकिनी,
तो इसे काली गंगा या मंदाकिनी कहते हैं। दोस्तों जहां मिलती है उस जगह पे जो प्रयाग बनाती है, 4 नंबर पे अगर बात करूं, यहां लिख देता हूं दोस्तों, तो उस स्थान पर जहां मिलती है वहां बनता है दोस्तों रुद्रप्रयाग। और ऐसे कुल मिलाकर दोस्तों अलकनंदा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा कितने प्रयाग बनाए जाते हैं? 4। और 5 नंबर पर अगर बात करें दोस्तों, तो 5 नंबर पर कौन सा प्रयाग बन जाता है? देव प्रयाग, जो अलकनंदा और भागीरथी। दोस्तों एक बार फिर से क्लियर कर दूं अगर नहीं समझ में आया है, गंगोत्री से भागीरथी नदी तथा संतोपद से अलकनंदा का उद्गम होता है। दोनों नदियां देवप्रयाग में जाके मिलती है और यहां से आगे इस नदी को नाम दिया जाता है दोस्तों गंगा, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और भारत में लगभग 2071 किलोमीटर पर बहती है। अलकनंदा नदी महत्वपूर्ण 4 प्रयाग बनाती है, जिसमें सबसे उत्तर में इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा, और ये जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान को नाम दे रखा है दोस्तों विष्णु प्रयाग। 2 नंबर पे बात करें तो इसमें आके मिलती है नंदाकिनी, और जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान को नाम दे रखा है दोस्तों देव प्रयाग, नंद प्रयाग। 3 नंबर पर इसमें एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है पिंडार, और जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान को नाम दे रखा है दोस्तों कर्णप्रयाग। इसी नदी में एक और बाईं तरफ से आकर मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी या फिर काली गंगा, और जहां पे मिलती है उस स्थान को नाम दे रखा है दोस्तों रुद्रप्रयाग। तो ये थे दोस्तों हमारे 5 प्रयाग। आगे चर्चा करें दोस्तों, तो अगर महत्वपूर्ण गंगा नदी पे महत्वपूर्ण शहरों की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले उत्तराखंड में एक शहर पड़ता है इस पे, ऋषिकेश। ऋषिकेश जो नगर है या शहर है वो कहां पड़ता है दोस्तों? तो गंगा नदी। आगे अगर बात करूं इसी में, तो इस पर एक और शहर पड़ता है हरिद्वार, हरिद्वार। और आगे चले दोस्तों तो इस पर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है दोस्तों कानपुर। फिर एक शहर पड़ता है दोस्तों इलाहाबाद, इलाहाबाद। फिर एक शहर पड़ता है दोस्तों, और उस शहर का नाम है दोस्तों वाराणसी, देवों की नगरी वाराणसी। तो कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं दोस्तों। इस चित्र को आप अपनी नोटबुक में ऐसे कैसे बना लें ताकि आपको समझने में आसानी। दोस्तों जल्दी बनाएं। दोस्तों बना लिया होगा, मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं और चर्चा करेंगे किसकी? गंगा नदी की। तो अपने नोट्स को रेडी करें दोस्तों। उसमें सबसे पहले लिखे आप गंगा नदी का उद्गम, उद्गम। इसमें लिखे दोस्तों गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद, हिमनद उत्तराखंड, उत्तराखंड से भागीरथी, भागीरथी नदी के रूप में, नदी के रूप में होता है। आगे लिखे भागीरथी में, भागीरथी नदी में अलकनंदा, अलकनंदा नदी के मिल जाने से, मिल जाने से गंगा, दोस्तों से की जगह कर दो, मिल जाने के बाद, के बाद गंगा नाम से जानी जाती है। जो देव प्रयाग में मिलती है, जो देव प्रयाग में मिलती है, प्रयाग में मिलती है। आगे बात करूं दोस्तों लंबाई की, तो कुल लंबाई, कुल लंबाई 2525 किलोमीटर,
दोस्तों भारत में अगर बात करें तो भारत में लंबाई 2071 किलोमीटर। क्षेत्रफल की अगर बात करूं दोस्तों, क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है, तो क्षेत्रफल में लिखे दोस्तों 8.6 लाख 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली। और चर्चा करें दोस्तों, तो भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। और चर्चा करें दोस्तों इस नदी की, तो आप इसमें लिखे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रयाग। महत्वपूर्ण प्रयाग, और महत्वपूर्ण प्रयाग में दोस्तों एक नंबर पर लिख दें आप, जिनकी हमने चर्चा की। एक नंबर पे लिख दे दोस्तों अलकनंदा, अलकनंदा व धौली गंगा। धौली गंगा कौन सा प्रयाग बनाती है, तो विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। 2 नंबर पे लिख दे दोस्तों अलकनंदा व नंदाकिनी। नंदाकिनी जहां मिलती है वहां कौन सा प्रयाग बनता है, तो नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनता है दोस्तों, नंद प्रयाग। 3 नंबर पर अगर चर्चा करें दोस्तों, तो अलकनंदा व पिंडार नदी, और जिस स्थान पे मिलती है दोस्तों वहां पे कौन सा प्रयाग बनता है, तो कर्ण प्रयाग। 4 नंबर पर अगर चर्चा करूं दोस्तों, तो अलकनंदा व मंदाकिनी, इसी को काली गंगा भी कहते हैं। काली गंगा जहां मिलती है वहां कौन सा प्रयाग बनता है, तो बात करें तो दोस्तों रुद्र प्रयाग। और 5 नंबर पर अगर बात करूं दोस्तों, इसी में 5 नंबर पर अगर बात करूं, ऊपर लिखा हूं दोस्तों, तो अलकनंदा, अलकनंदा व भागीरथी। अलकनंदा व भागीरथी जहां मिलती है वहां कौन सा प्रयाग बनता है, तो देव प्रयाग। इस नाम से जानते हैं, देव प्रयाग। तो ये थे दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण 5 प्रयाग जिनकी हमने चर्चा की। जिसमें मैं बात करूं 1 नंबर पे, तो हमने 1 नंबर पे बात की किसकी, अलकनंदा और धौली गंगा, जो कि विष्णु प्रयाग में मिलती है। 2 नंबर पे हमने बात की अलकनंदा और मंदाकिनी की, जो कि नंद प्रयाग में मिलती है। 3 नंबर पे हमने बात की दोस्तों पिंडार व सॉरी अलकनंदा व पिंडार की, जो कि कर्ण प्रयाग में मिलती है। और 4 नंबर में हमने बात की दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी, जो कि रुद्र प्रयाग में जाके मिल जाती है। 5वें नंबर पर महत्वपूर्ण प्रयाग जो कि अलकनंदा और भागीरथी बनाती है, जिसे हम क्या देते हैं, देव प्रयाग नाम से जानते हैं। आगे चर्चा करते हैं। एक लाइन और लिखे दोस्तों, बिहार में, बिहार में इस नदी पर, इस नदी पर गांधी सेतु, सेतु बनाया गया है। कहाँ पे है दोस्तों, तो बिहार में। आगे चर्चा करें दोस्तों,
अब लिखे दोस्तों सहायक नदियां, सहायक नदियां, महत्वपूर्ण सहायक नदियां। महत्वपूर्ण सहायक नदियां की चर्चा करने के लिए दोस्तों हमें एक और नया मैप तैयार करना पड़ेगा। तो अपने नोटबुक में एक और मैप तैयार करें मेरे साथ, जिसमें हम बात करेंगे गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों की। गंगा नदी व उसकी सहायक नदी, इधर लिख देता हूं, सहायक नदियां। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो गंगा में आके मिलती है? बात करें दोस्तों सहायक नदियों की, तो मैंने कहा कि दो नदियों की धाराओं के रूप में कौन सी नदी आकर बहती है, कौन सी नदी बहती है? तो गंगा। और आगे चलकर ये गंगा कहलाती है और बांग्लादेश में जाके इसके दो पार्ट हो जाते हैं, दो धाराओं के रूप में बहने लग जाती है। एक धारा को नाम दे दिया जाता है भागीरथी, या फिर मैं बात करूं तो हुगली, और दूसरी धारा को नाम दिया जाता है पद्मा। और ये पद्मा किस में मिल जाती है? तो इधर से आने वाली ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों, इसको नाम दिया क्या? तो भागीरथी। इसी को नाम देते हैं हम क्या? तो हुगली नदी। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दोस्तों ये कौन सी नदी है? तो भागीरथी। भागीरथी नदी। ये कौन सी है? तो अलकनंदा, अलकनंदा नदी। दोस्तों इन नदियों की अगर बात करूं, इन नदियों में एक नदी यहां से निकलती है, गंगा की जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है, यमुनोत्री हिमनद से, और भारत में बहते हुए भारत के उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में जाकर किससे मिल जाती है? तो इलाहाबाद में जाके किससे मिल जाती है? इलाहाबाद, या इसी को कह देते हैं प्रयागराज। इसी को क्या कहते हैं हम? प्रयागराज। नीचे की साइड बनाता हूँ दोस्तों, क्योंकि ऊपर कौन सी जगह पे मिलती है? तो इलाहाबाद, इलाहाबाद, या इसी को क्या कहते हैं हम? प्रयागराज। इस नदी का नाम है दोस्तों यमुना। और यमुना का जो उद्गम होता है दोस्तों, वो होता है, मैं बात करूं तो यमुनोत्री हिमनद से, यमुनोत्री हिमनद से। यमुना कहां से निकलती है दोस्तों? तो उत्तराखंड के अंदर यमुनोत्री हिमनद से, जो कि इलाहाबाद में किससे मिल जाती है? गंगा से। इसकी एक सहायक नदी है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में जनापाव की पहाड़ी से निकल, मध्य प्रदेश में जनापाव की पहाड़ी से निकलते राजस्थान की और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए बहते हुए किसमें मिल जाती है? तो बात करूं तो यमुना में। और इस नदी का नाम है दोस्तों चंबल नदी, चंबल नदी। आगे बात करूं दोस्तों तो एक नदी और आके मिलती है इसमें, और उस नदी का नाम है दोस्तों सरस्वती नदी। एक नदी इसमें ऊपर की साइड से आके मिलती है दोस्तों, तिब्बत से निकल के, और इस नदी को नाम दिया जाता है दोस्तों गोमती नदी, गोमती नदी। एक नदी और तिब्बत से निकलती है दोस्तों, नेपाल से, नेपाल से निकलने के बाद और घाघरा नदी में आके मिल जाती है, और घाघरा नदी आकर किसमें मिल जाती है दोस्तों? गंगा। ये कौन सी नदी है? तो घाघरा, घाघरा नदी। इस नदी का नाम है दोस्तों, तो इसकी अगर बात करूं तो इस नदी को नाम दिया जाता है दोस्तों शारदा, इसी को कहते हैं सरयू, शारदा या फिर सरयू नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसी को नाम दे रखा है काली, काली नदी। घाघरा के पूर्व की ओर एक नदी और आके मिलती है गंगा में, और उस नदी का नाम है दोस्तों गंडक नदी। नदी का नाम क्या है दोस्तों? गंडक नदी। दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी और निकलती है दोस्तों, और आकर पश्चिम बंगाल में
कि किस में मिल जाती है, तो बात करूँ तो गंगा नदी में, और इस नदी का नाम है दोस्तों महानंदा। जो कहाँ से निकलती है, तो बात करें तो दार्जिलिंग से। बात करूं अगर बाईं ओर की सहायक नदियों में, तो एक तो हमने चर्चा की यमुना की, और एक और महत्वपूर्ण इसमें सहायक नदी आकर मिलती है मध्य प्रदेश में। अगर बात करूं मैं, तो मध्य प्रदेश से निकलती है और आकर किस में मिल जाती है, तो वो गंगा नदी में, और इस नदी का नाम है दोस्तों सोन नदी। महानंदा से पहले मिलती है सोन नदी। कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक के पठार से। अमरकंटक के पठार से क्या होता है दोस्तों, इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का, सोन नदी का, मध्य प्रदेश के अंदर। दोस्तों भागीरथी में जहां से इसके दो हिस्से हो जाते हैं गंगा नदी के, तो ये भागीरथी जो धारा है, इसमें एक नदी और आके मिलती है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, और उसे नाम दिया जाता है दोस्तों दामोदर नदी। दामोदर नदी। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण गंगा की जो सहायक नदियां हैं। इस चित्र को अपनी अपनी नोटबुक में बना ले दोस्तों, ताकि आगे हम इससे संबंधित नोट्स की चर्चा कर सकें। तो दोस्तों एक नंबर पे हेडिंग लगा दे यमुना नदी। सहायक नदियों में दोस्तों एक नंबर पे आप हेडिंग लगा दे यमुना नदी। एक नंबर पर चर्चा करेंगे दोस्तों नदी की, तो यमुना नदी। यमुना सबसे पहले लिखे दोस्तों उद्गम। तो उद्गम की अगर बात करूं दोस्तों, तो उद्गम कहाँ से होता है, यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमनद, हिमनद उत्तराखंड। अगर आगे बात करूं दोस्तों, यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड से उद्गम होता है। गंगा की, गंगा की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण सहायक नदी है। सहायक नदी है। और चर्चा करूं दोस्तों इसी की, यमुना नदी की। गंगा में, गंगा में इलाहाबाद ऑब्लिक प्रयागराज, कोष्टक में लिख देना उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। दोस्तों आगे लिखें किनारे शहर। किनारे पर अगर शहरों की बात करूं, कौन कौन से शहर हैं, तो दोस्तों प्रमुख शहरों में यमुना के किनारे पे जो शहर है उसमें दिल्ली, दिल्ली। दो नंबर पर अगर बात की जाए दोस्तों मथुरा। तीन नंबर पर अगर बात करूं दोस्तों, तो आगरा महत्वपूर्ण शहर है। यमुना नदी, अगर यमुना की सहायक नदियों की बात की जाए दोस्तों, सहायक नदी या कौन कौन सी सहायक नदी है, तो चंबल है, चंबल, सिंध। दोस्तों ये सिंध है, सिंधु नहीं। सिंधु नदी हमने पहले पढ़ ली है, ये कौन सी नदी है, तो सिंध है। चंबल, सिंध, कैन व बेतवा नदी किसकी सहायक नदियां हैं, तो यमुना। दो नंबर पे हेडिंग लगाए दोस्तों, ये थी हमारी यमुना से संबंधित बात। दो नंबर पर हेडिंग लगाए दोस्तों। अच्छा दोस्तों इसमें एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आगरा में इस नदी के किनारे, आगरा में इस नदी के किनारे ताजमहल बना हुआ है। बात करें अगर दो नंबर पर महत्वपूर्ण सहायक नदियों में, तो दो नंबर पर जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है दोस्तों, वो है दोस्तों घाघरा नदी।
घाघरा नदी। घाघरा नदी का अगर उद्गम की बात करें दोस्तों, उद्गम तो तिब्बत से होता है। और चर्चा करें दोस्तों घाघरा नदी से संबंधित, प्रमुख सहायक नदी, सहायक नदी इसका नाम है दोस्तों शारदा ऑब्लिक सरेयू ऑब्लिक काली नदी। दोस्तों एक लाइन और लिखे इसी में, शारदा नदी पर उत्तर प्रदेश में, शारदा नदी पर उत्तर प्रदेश में अयोध्या अयोध्या नगरी बसी हुई है, बसी हुई है या स्थित है। 3 नंबर पे हेडिंग लगाए दोस्तों, 3 नंबर पे हेडिंग लगाए दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण नदी की, महत्वपूर्ण जो गंगा की सहायक नदी है उसमें 3 नंबर पे लगाए गंडक नदी। अगर बात करें दोस्तों उद्गम की, तो तिब्बत में अगर बात करूं, दोस्तों तिब्बत की जगह नेपाल का, नेपाल में हिमालय से होता है। और चर्चा करूं दोस्तों, गंडक नदी, गंडक नदी गंगा में, गंगा में गंडक नदी गंगा में सोरनपुर में मिल जाती है, सोरनपुर में मिल जाती है। अगली हेडिंग लगाए दोस्तों, ये थी हमारी कौन से नंबर की, 3 नंबर की। 4 नंबर पे जो महत्वपूर्ण नदी है उसमें लिखे दोस्तों सोन नदी। सोन नदी की अगर बात करूं दोस्तों उद्गम की, तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से, दोस्तों अगर बात करें तो गंगा में दक्षिण की ओर से, दक्षिण की ओर से दक्षिण की ओर से पटना के पश्चिम में मिल जाती है, मिल जाती है। अगली महत्वपूर्ण नदी की अगर चर्चा करूं दोस्तों 5 नंबर पे, तो 5 नंबर पे हेडिंग लगाए दोस्तों महानंदा, महानंदा नदी। 5 नंबर पे हेडिंग लगाए दोस्तों महानंदा नदी। महानंदा अगर नदी की बात करूं दोस्तों सहायक नदियों में, तो उद्गम लिखे दोस्तों, उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, की पहाड़ी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से। दोस्तों अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में गंगा में आकर
मिल जाती। अन्य सहायक नदियां, अन्य की अगर बात करें दोस्तों जिनमें महत्वपूर्ण है तो आप इनमें लिख सकते हो दोस्तों सरस्वती, कौमा सरस्वती, कौमा गोमती, कौमा कोशी, सरस्वती, गोमती, कोसी आदि। तो दोस्तों ये थी हमारी गंगा नदी से संबंधित चर्चा। गंगा नदी के बारे में हमने जो महत्वपूर्ण बातें थी उन सभी को कर ली। दोस्तों मैंने आपको बताया कि गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है और कहाँ पर ये जाके गिर जाती है, तो मैंने कहा बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। दोस्तों एक लाइन और ऐड कर ले इसमें, गंगा को अलग से ऐड करें दोस्तों, पैराग्राफ चेंज करके, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये थी दोस्तों हमारी गंगा से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चाएं। 3 नंबर पे हेडिंग लगाए दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की, हेडिंग लगा दे दोस्तों 3 नंबर पे ब्रह्मपुत्र नदी। इसके साथ दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के साथ ही हमारी हिमालय तंत्र की नदियां कंप्लीट हो जाएंगी। तो 3 नंबर पे दोस्तों महत्वपूर्ण नदियों में चर्चा करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करूं मैं, तो सबसे पहले आप मैप के माध्यम से समझें। हमने बात की थी अभी जस्ट तिब्बत क्षेत्र की, गंगा नदी सिंधु नदी में तिब्बत के पठार पे मानसरोवर से, इसी तिब्बत के पठार से एक हिमनद है तिब्बत के पठार पर, जिसका नाम है दोस्तों चैमाय युंगडुंग, चैमाय युंगडुंग। इस चैमाय युंगडुंग से, हिमनद से किसका उद्गम होता है, तो बात करूं तो ब्रह्मपुत्र नदी। चैमाय युंगडुंग हिमनद से निकलने के बाद, और ये नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करने के बाद में असम में बहते हुए पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में चली जाती है। कहाँ चली जाती है दोस्तों, बांग्लादेश। कौन सी नदी है दोस्तों ये, तो ब्रह्मपुत्र। इस ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करूं तो उद्गम कहां से होता है, तो तिब्बत में चैमाय युंगडुंग हिमनद से। दोस्तों ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है बांग्लादेश तिब्बत में इसका अलग नाम है दोस्तों। तिब्बत में अगर इसके नाम की बात करें, तिब्बत में नाम, तो तिब्बत में इसका क्या नाम है दोस्तों, इस नदी को कहते हैं सांगपो नदी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या नाम दिया गया दोस्तों, सांगपो नदी। लगभग तिब्बत में अगर बहने की बात करूं तो लगभग 1200 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है दोस्तों, 1200 किलोमीटर। भारत में कहां से प्रवेश करती है, तो भारत में एक दर्रा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, यारदांग भी लिख देते हैं दोस्तों और यांगदांग भी लिख देते हैं। यांगदांग दर्रे से कहाँ है दोस्तों ये, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद अगर बात करूं दोस्तों इस नदी की, तो ये नदी भारत में प्रवेश करने के बाद इस नदी में कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां आकर मिलती है। एक नदी आकर मिलती है तिब्बत के पठार से। मैं बात करूं तो भारत के अगर मैप की बात की जाए तो ये सिक्किम का क्षेत्र और ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र। भारत का मैप अगर बनाया जाए तो लगभग ये जो नेपाल और नेपाल के ऊपर तिब्बत वाला क्षेत्र है, यहीं से कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां और निकलती है। और इसी क्षेत्र से एक नदी निकल कर आती है दोस्तों तिब्बत के क्षेत्र से,
तिब्बत के क्षेत्र से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है दोस्तों लोहित नदी। क्या नाम है दोस्तों? तो बात करूं तो नदी आकर मिलती है जिसका नाम है लोहित। एक नदी और आके मिलती है दोस्तों इसमें इधर से ही, और उस नदी का नाम है दोस्तों, जो कि भारत से ही उद्गम होता है, जिसका उस नदी का नाम है दोस्तों दिहांग। एक नदी और आके मिलती है दोस्तों तिब्बत के क्षेत्र से ही इस नदी में, और उस नदी का नाम है दोस्तों, तो बात करूं तो सुबनसिरी। कौन सी नदी है? सुबनसिरी। सुबनसिरी ये कौन सी है? तो बात करें तो दिहांग। ये कौन सी है? तो लोहित। लोहित नदी। दोस्तों आगे अगर चर्चा करूं दोस्तों, ये जो नदी है दिहांग, इस नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश, और इन दोनों का जो उद्गम है दोस्तों वो क्या है? तिब्बत। इसी नदी के अंदर, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर दोस्तों, जब ये नदी असम में प्रवेश कर जाती है और इसमें इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां मिल जाती है, तो असम में प्रवेश करने के बाद में इस नदी का नाम क्या पड़ता है? तो बात करूं तो इस नदी का नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम पड़ता है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र। इस नदी के आगे अगर चर्चा करूं इसी नदी की, तो जैसे ही ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इस नदी का नाम कर दिया जाता है जमुना। क्या नाम कर दिया जाता है दोस्तों? जमुना नदी। लेकिन मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपसे बात की दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी में गंगा की एक धारा आकर मिलती है, और उस धारा का नाम दिया दोस्तों हमने पद्मा नाम दिया था। क्या नाम दिया था दोस्तों? पद्मा। जब इसमें पद्मा आकर मिल जाती है, तो यही नदी आगे किस नाम से कहलाती है? पद्मा नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में ही एक नदी इसमें से और आके मिलती है, इसके बात करूं तो पूर्व की ओर से, और जिस नदी का नाम होता है दोस्तों मेघना। और मेघना के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो मैं कहूं मेघना नदी के नाम से, और अंत में कहां चली जाती है? तो बंगाल की खाड़ी। समझ में आया दोस्तों कुछ? एक बार फिर से समझा दूं, ये भारत के आउटडोर में बिठा रहा हूं, ये केवल मैंने समझाने के लिए बनाया। अगर मैं इस भारत के क्षेत्र को मिटा दूं, अब देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का अगर बात करूं, तिब्बत में नाम होता है सांगपो, और सांगपो नदी के नाम से इसका उद्गम होता है कहां से? तो चेमा युंगडुंग हिमनद से, जो कि कहां पे पड़ता है? तिब्बत। यहां से निकलकर ये लगभग 1200 किलोमीटर बहती है, और 1200 किलोमीटर बहने के बाद अरुणाचल प्रदेश में यांगदांग दर्रे से कहां एंटर कर जाती है? तो बात करूं तो भारत में। भारत में एंटर करने के बाद इस नदी का आगे बहती है, और बहने के बाद असम में इसका नाम क्या कर दिया जाता है? ब्रह्मपुत्र। कहां कर दिया जाता है? असम में। कहां पड़ता है ये नाम? तो असम में। असम में ब्रह्मपुत्र, और असम में ब्रह्मपुत्र नाम से बहने के बाद यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद में इसको नाम दे दिया जाता है दोस्तों, तो नाम दिया जाता है क्या? जमुना। कहां पे नाम दिया जाता है? बांग्लादेश। जमुना के नाम से बहती है, लेकिन इसमें बात करूं तो इसके पश्चिम की ओर से गंगा नदी है, उसकी एक धारा आकर मिल जाती है, और उस धारा के मिलने के बाद इसका नाम पड़ जाता है दोस्तों पद्मा। पद्मा के नाम से आगे बहते हुए इस नदी में बांग्लादेश से ही पूर्व की ओर से एक नदी आकर मिलती है, जिसका नाम है मेघना, और वो नदी मिलने के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है? मेघना। और अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस नाम से जाकर गिरती है? तो बात करूं तो मेघना के नाम से। यहां तक की चर्चा आपकी समझ में आ गई होगी दोस्तों। बात करूं दोस्तों असम के अंदर इस नदी पर एक द्वीप है, और उस द्वीप का नाम है दोस्तों, तो बात करूं तो माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में एक द्वीप है, वो द्वीप किस नाम से जाना जाता है? तो बात करूं तो माजुली द्वीप, जो कि संसार में सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। अगर संसार के सबसे बड़े द्वीप की बात करें दोस्तों, तो वो ग्रीनलैंड है, लेकिन अगर नदीय द्वीप पूछता है तो वो कहां है? असम के अंदर। यहां तक की चर्चा समझ में आई? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको अपनी नोटबुक में उतार लें।
ताकि आगे की चर्चा कर सके हम। दोस्तों सबसे पहले लिखें उद्गम। उद्गम की बात करें तो तिब्बत में चैमाय युंगडू हिमनद से, बात करें तिब्बत में नाम तो सांगपो के नाम से कहा जानी जाती है तिब्बत में। कुल लंबाई तो लगभग 2900 किलोमीटर लंबी ये नदी। भारत में अगर बात की जाए दोस्तों, भारत में तो लगभग 916 किलोमीटर कहाँ बहती है, भारत। दोस्तों तिब्बत में लगभग 1200 किलोमीटर बहती है। आगे बात करूं दोस्तों इसी से संबंधित, तो भारत में प्रवेश यारदान दर्रे से, कोष्टक में अरुणाचल प्रदेश लिख देना। असम में नाम ब्रह्मपुत्र होता है। आगे चर्चा करें दोस्तों, असम में जो सांगपो नदी है उसको क्या नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नाम से। असम में नाम ब्रह्मपुत्र। महत्वपूर्ण सहायक नदियां, अगर महत्वपूर्ण सहायक नदियों में बात करूं दोस्तों तो आप लिख सकते हो लोहित सुबनसिरी, लोहित नदी है, दिहांग सुबनसिरी है, धनसिरी, तिस्ता जो कि बांग्लादेश में मिलती है, तिस्ता, मेघना आदि। अगर बात करें दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों की, तो लोहित, दिहांग, सुबनसिरी, धनसिरी, तिस्ता, मेघना जैसी महत्वपूर्ण इसकी क्या है, सहायक नदियां। आगे चर्चा करें दोस्तों इसी में, तो एक लाइन और लिखिए दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण, इस नदी पर असम में माजुली द्वीप स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। दोस्तों नोट करके एक लाइन लिख लें, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड द्वीप। आगे लिखिए दोस्तों,
बांग्लादेश में नाम, बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में सबसे पहले इसका नाम पड़ता है दोस्तों जमुना, जमुना कौमा, इसी को कहते हैं पद्मा, दोस्तों इसी को कहते हैं मेघना। तीन नामों से ये बांग्लादेश में जानी जाती है दोस्तों, जमुना, पद्मा और मेघना। ये थी दोस्तों हमारी हिमालय अफवाह तंत्र की महत्वपूर्ण नदियों की। आगे चर्चा करेंगे दोस्तों भारत की प्रायद्वीपीय नदियों की। आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अधिक से अधिक लोगों को इस क्लास को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े दोस्तों। आगे हाजिर होऊंगा दोस्तों आपके सामने एक और अगली इसकी क्लास लेके। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।